हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीषा एंड दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पीजीटी फिज़िक्स का जो 2021 का क्वेश्चन पेपर है उसके बारे में, और उसके सॉल्यूशन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और इस चैनल के थ्रू आप लोगों को जितना भी यूपी पीजीटी 2022 का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हर एक टॉपिक को यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद एक एक टॉपिक से रिलेटेड हम बहुत सारे क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो अभी इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। और जो पहला क्वेश्चन पेपर है आपका 2021 का है, वो देखिए यहाँ पे सामने है कि जो टू कोहेरेंट sources of intensity ratio 100:1 interfere. The ratio of intensity between maxima and minima is. तो यहाँ पे देखिए इसमें दे रखा है, मैं हिंदी में भी इसे रीड कर दे रही हूँ कि 100:1 तीव्रता अनुपात वाले दो कला संबद्ध स्रोत व्यतिकरण करते हैं, उच्चतम एवं निम्नतम तीव्रता में अनुपात है। तो देखिए यहाँ पे आपसे पूछा है उच्चतम एवं निम्नतम तीव्रता में जो अनुपात है वो कितना होगा। ओके, तो सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन। कि आपको दे रखा है देखिए दे रखा है I1 अपॉन I2 इक्वल्स टू आपको दिया है 100/1। ओके, और हम जैसा कि हम जानते हैं कि I जो है वो प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्टली एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। ओके, और आपसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम कितना होगा, I मैक्स अपॉन I मिन की वैल्यू क्या होगी। ओके, तो I मैक्स अपॉन I मिन होता क्या है पहले तो ये देख लेते हैं। देखिए I मैक्स अपॉन I मिनिमम जो है वो होता है आपका √I1 प्लस √I2 होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाई √I1 माइनस √I2 होल का स्क्वायर। अब जो ये I है हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि A एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो A1 अपॉन A2 क्या दिया हुआ है, देखिए I1 अपॉन I2 जो है वो है 100/1। तो ये जो है आपका हो जाएगा A1 का स्क्वायर अपॉन A2 का स्क्वायर इसके बराबर। ओके, तो ये जो आपका दिया हुआ है A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू 100/1, ये होल स्क्वायर है। तो यहाँ से ये हो जाएगा A1 अपॉन A2 आपका हो जाएगा 10/1। ओके, तो अब I मैक्स अपॉन I मिन कितना होगा ये देखिए यहाँ पे I मैक्स अपॉन I मिन जो है आपका हो जाएगा A1 प्लस A2 होल का स्क्वायर अपॉन A1 माइनस A2 होल का स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा 11/9 होल स्क्वायर। ये है आपका I मैक्स अपॉन I मिनिमम। ओके, तो देखिए ये हो जाएगा 121/81। तो अब देखते हैं क्वेश्चन पेपर में कि कौन सा ऑप्शन जो है आपका वो। तो देखिए यहाँ पे आंसर आपका आया था 121/81। तो आपका ऑप्शन जो है वो क्या है, डी करेक्ट है। ओके, अब फर्दर हम मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो दिया हुआ है द रेडियस ऑफ the orbit of a satellite is 16 times the radius of the orbit of geostationary satellite. The period of satellite is। तो आपको ये दे रखा है कि एक उपग्रह की कक्षा का अर्धव्यास एक भू स्थिर उपग्रह की कक्षा के अर्धव्यास का 16 गुना है, तो उपग्रह का आवर्तकाल क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व हम कैसे करेंगे, तो आप लोगों को पता होगा कि कैपलर का जो थर्ड लॉ है जिसको हम लॉ ऑफ पीरियड कहते हैं, वो क्या होता है आपका, देखिए टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ओके, टी स्क्वायर इज़ प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है। तो यहाँ से अगर हम देखें टी इज़ प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r⁴ 3/2 हो जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन में जो T1/T2
किसके इक्वल हो जाएगा। अब देखिए R1/R2 का रेशियो पहले क्या दिया हुआ है, R1/R2 का जो रेशियो है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है 1/16, क्योंकि ये 16 टाइम है इसके रेडियस के। ओके, तो यहाँ से अगर हम इसको कंपेयर करें तो T1/T2 क्या हो जाएगा, आपसे टाइम पीरियड ही पूछा है, इन दोनों का रेशियो पूछा है, तो T1/T2 जो है वो हो जाएगा 1/16 होल टू द पावर 3/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, T1/T2 इक्वल्स टू 1/64। ओके, राइट नाउ हमसे पूछा क्या है, जो सेकेंड वाला जो सैटेलाइट है उसका टाइम पीरियड, तो T2 जो हो जाएगा वो T2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 64 T1, या फिर हम T इसको अगर ले लेते हैं तो वही। ओके, तो फिर देखते हैं अब ऑप्शन में कि कौन सा ऑप्शन जो है आपका वो करेक्ट है। तो देखिए यहाँ पे जो पेपर है आपका, इसमें जो क्वेश्चन पेपर है इसमें जो ऑप्शन 1 क्या है, सी जो है वो क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पाथ डिपेंडेंट। तो इसमें हिंदी में भी मैं रीड कर देती हूँ, निम्नलिखित में से कौन पथ पर निर्भर करता है। तो देखिए इसमें क्या है, एक दिया हुआ ए ऑप्शन है आपका इंटरनल एनर्जी यू, सी जो है आपका प्रेशर है, डी वॉल्यूम है, और पी डी वी जो है वो आपका क्या है, वर्क डन होता है। पी डी वी क्या होता है, जो डेल्टा डब्लू होता है वो किसके बराबर होता है, आपका पी डी वी के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो और जो वर्क डन होता है वो क्या करता है, पाथ पे ही डिपेंड करता है किसी भी सिस्टम के। तो यहाँ पे जो पाथ डिपेंडेंट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पी डी वी। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये दिया हुआ है कि द पोटेंशियल एनर्जी यू एक्स ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM इज, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है कोई भी पार्टिकल, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा जो है वो क्या होगी। तो हम लोग इन जनरल जो फार्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए वो क्या होता है, एक मिनट, सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए वो होता है आपका U इक्वल्स टू आपका हो जाता है हाफ kx²। ओके, kx²। और जब हम वहाँ पे एम्पलीट्यूड को जब हम वो करते हैं, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को जब हम इंक्लूड करते हैं तो क्या हो जाता है, वो फिर फार्मूला हो जाएगा ux इक्वल्स टू हाफ x माइनस ए का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे जो ऑप्शन जो सी है वो क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। और बाकी देख लीजिए कोई और ऑप्शन जो है इसमें इस फॉर्मेट में मैच भी नहीं कर रहा है। तो ये हो जाएगा आपका फोर्थ क्वेश्चन का ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 5th नंबर है वो है, व्हाट इज़ द कैपेसिटेंस ऑफ द अर्थ इफ़ इट इज़ एज्यूम टू बी ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 6400 किलोमीटर। ओके, तो यहाँ पे ये दिया हुआ है कि पृथ्वी की धारिता कितनी है यदि इसको 6400 किलोमीटर त्रिज्या का एक गोलीय चालक माना जाता है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला होता है सी इक्वल्स टू 4πε0 इंटू आर, 4πε0 इंटू आर। ओके, तो अब देखिए 1/4πε0 की जो वैल्यू है वो क्या होती है आपकी 1/4πε0 की जो वैल्यू होती है वो होता है आपका 9 इंटू 10⁹। ओके, एक मिनट में इसे थोड़ा सही से लिख दे रही हूँ, ये होता है आपका 9 इंटू 10⁹। तो यहाँ पे 4πε0 है तो वो क्या हो जाएगा, वो 1 में चला आएगा। तो अब देखिए सी इक्वल्स टू यहाँ से आपका हो जाएगा 1/9 इंटू 10⁹ मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे जो आर की वैल्यू आपकी दी हुई है 6400 किलोमीटर। तो यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर है आपका आएगा 711, यानी 711 माइक्रो फैरड में। ओके, तो अब देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो देखिए ये दिया हुआ है आपका ऑप्शन 1 जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। अब इसे सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करके देख लीजिएगा, आपका यही वाला आएगा आंसर 711 माइक्रो फैरड। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव
ये जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दिया हुआ है कि द न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ अ माइक्रोस्कोप इज़ गिवन बाय। तो जो आपका न्यूमेरिकल अपर्चर का जो फॉर्मूला होता है किसी भी माइक्रोस्कोप के लिए वो होता है आपका म्यू साइन आई। तो आपका ये जो ऑप्शन बी होगा वो क्या हो जाएगा, वो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है द इनफाइनाइट इक्वल चार्जेज the infinite equal charges are placed along a line at a distance 1 meter, 2 meter, 4 meter and 16 meter, 32 मीटर एंड सो ऑन। मतलब ऐसे ही लगातार ये पुट है चार्जेस इतने इतने मीटर की डिस्टेंस पे। तो आपसे पूछा है कि पोटेंशियल ड्यू टू ऑल चार्जेस आर, तो सभी चार्जेस का जो पोटेंशियल है वो कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम ये जो पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला होता है हमारा v इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q अपॉन r। ओके, इसी को यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो r है वो अलग अलग दिया हुआ है। तो अब देखिए सेम चार्ज की जो वैल्यू है वो सेम ही है, अलग अलग डिस्टेंस पे यहाँ पे चार्जेस रखे जा रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो आपकी क्या होती है 9 इंटू 10⁹ होती है। और यहाँ पे जो Q तो सेम है तो उसको हम कॉमन कर लेंगे, लेकिन जो चार्जेस हैं वो कैसे डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। पहला तो जो है 1 मीटर पे रखा हुआ है, तो 1/1 देखिए क्वेश्चन को मैं एक बार जूम कर दे रही हूँ। यहाँ पे देखिए 1 मीटर है, फिर 2 मीटर है, फिर 4 मीटर है, फिर 16 मीटर है, फिर 32 मीटर है, और ऐसे ही ये चीज़ें इसी सीक्वेंस में चल रही हैं। तो यहाँ पे देखिए कि ये आपका पहला वाला जो है 1 मीटर हो गया, फिर प्लस 1/r की जो वैल्यू है, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1/4 हो जाएगा, फिर 1/16, और फिर ऐसे ही एक रेशियो पूरा 1/32। फिर ये पूरी सीरीज़ ऐसे ही चलती चली जा रही है, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ चार्जेस हैं। तो यहाँ पे देखिए ये कैसी सीरीज़ कैसी बन रही है। तो जब हम इसको मतलब देख रहे हैं तो ये कैसा है, जीपी सीरीज़ बन रही है। और जीपी सीरीज़ बन रही है तो यहाँ पे जो सम है, सम कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो सम के लिए जो नॉर्मली फार्मूला होता है S इनफाइनाइट इक्वल्स टू A/1 माइनस R/A। तो A जो है आपका पहला टर्म होता है। A क्या है, 1 यहाँ पे दिया हुआ है। A जो है यहाँ पे देखिए A जो है 1 दिया हुआ है। ओके, और R जो है जो कॉमन रेशियो है वो क्या हो जाएगा, जब यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1/2। ओके, तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे 9 मल्टीप्लाइड बाई 10⁹, और Q तो सब में कॉमन है ही, तो Q सब में कॉमन है। तो यहाँ पे A/A क्या है 1 है, और फिर 1 माइनस R की जो वैल्यू है 1/2 आएगी, 1/2, और फिर जो A है A यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी अपॉन A करना है ना। A जो है वो हो जाएगा आपका फिर से 1 हो जाएगा, तो ये 1 तो 1 ही रहेगा। तो आपकी जो ये पूरा सीरीज़ है इस तरह से फॉर्म हो जाएगा। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी आपकी, पोटेंशियल V जो है आपका निकल के ये आपका आ रहा है यहाँ पे V इक्वल्स टू आपका आ जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये 2 से ये 4 कट जाएगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यानी कि जो वैल्यू है आपकी पोटेंशियल की आएगी Q/2 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसका आंसर क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ। V इक्वल्स टू इसका जो आंसर आपका आ जाएगा 2 नहीं आएगा ना, कट गया ये। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा Q/2 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो अब देखिए क्वेश्चन पेपर में हम एक बार देखते हैं कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो यहाँ पे C ऑप्शन जो आपका है 7 नंबर क्वेश्चन का जो C ऑप्शन है आपका
वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, Q/2πε0। ओके, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, वो क्या दिया हुआ है कि 8 इक्वल ड्रॉप्स ऑफ वाटर आर फॉलिंग थ्रू एयर विथ अ स्टेडी वेलोसिटी ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इफ ड्रॉप्स कोलेप्स व्हाट विल बी द न्यू टर्मिनल वेलोसिटी। इस क्वेश्चन को मैं हिंदी में भी रीड कर दे रही हूँ। देखिए पानी की 8 समान बूंदें हवा में से 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड के नियत वेग से गिर रही हैं। यदि ये बूंदें आपस में मिल जाएं तो बूंद का नया सीमांत वेग होगा। तो आपसे पूछ रहा है टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में। तो देखिए टर्मिनल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है हमारा, सिंपली देखिए जो टर्मिनल वेलोसिटी है उसका जो फॉर्मूला होता है आपका ये होता है v इक्वल्स टू 2/9 ईटा 2/9 ईटा आर स्क्वायर और ब्रैकेट में आपका होता है रो माइनस सिग्मा जी। ओके, तो ये रो है। अब देखिए हमें यहाँ से क्या दिख रहा है कि जो वेलोसिटी है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस के स्क्वायर के। ओके, यहाँ से एक ये हमारा रिलेशन निकल के आ रहा है कि जो वेलोसिटी है, टर्मिनल वेलोसिटी, वो रेडियस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, और क्वेश्चन में आपको दिया हो कि 8 इक्वल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, तो 8 जो बराबर जो बूंदें हैं वाटर की वो मिलके एक बना रही हैं, एक बड़ा बूंद बना रही हैं। ठीक है, और तो बड़ा बूंद बना रही है तो वॉल्यूम में क्या डिफरेंस आएगा, यानी कि जो बड़ी वाली बूंद बनी है उसकी जो रेडियस है वो कितनी होगी, क्योंकि हमें रेडियस का ही कंपेयर यहाँ पे करना है वेलोसिटी से। तो बड़ी वाली जो बूंद बनी है उसकी रेडियस हमें निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो ये वाला दिया हुआ है 8 इक्वल जो बूंदें हैं हमें पहले क्या करेंगे, वॉल्यूम के थ्रू इसको कैलकुलेट करेंगे। तो जो वॉल्यूम क्या होता है, स्फेरिकल बूंदें हैं, 4/3 पाई r1 का क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे इसको लेंगे। और देखिए यहाँ पे जो 4/3 r1 क्यूब लेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, आपका जो नई बूंद बड़ी वाली बन रही है 4/3 पाई r2 के होल क्यूब के बराबर हो जाएगा, क्योंकि नई वाली बूंद तो यही बनी है ना, उसका रेडियस हमने r2 कंसीडर कर लिया। तो देखिए ये 4/3 पाई ये कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या, 8 r1 का क्यूब इक्वल्स टू आपका यहाँ से हो जाएगा, ये देखिए 8 r1 का क्यूब जो है वो हो जाएगा 8 r1 क्यूब इक्वल्स टू आपका यहाँ पे हो जा रहा है r2 के क्यूब के बराबर। तो जो r2 के क्यूब के बराबर हो रहा है तो यहाँ से जो रेशियो एक निकल के आ रहा है कि r2 इक्वल्स टू आपका क्या हो जा रहा है 2r1 के बराबर। ठीक है, r2 क्या हो रहा है, 2r1 के बराबर हो जा रहा है। तो अब जब हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ से वेलोसिटी के टर्म में, वेलोसिटी के रेशियो के टर्म में, तो देखिए v1/v2 क्या हो जाएगा आपका इक्वल्स टू r1/r2 यहाँ से होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r के स्क्वायर के। तो जो v1 है हमारा वो दिया हुआ है 5 और v2 को ही हमें कैलकुलेट करना है। और r1 हमें पता ही है कि ये r1 जो है r ही है, या फिर r1 इसको ले लेते हैं। और r2 की वैल्यू क्या आई है 2r1 के बराबर। ओके, तो यहाँ से फिर इसको ऐसे होल स्क्वायर कर देंगे तो जो v2 है वो यहाँ से निकल के आपका आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो अब यहाँ से हम ऑप्शन को चेक करते हैं। देखिए ऑप्शन जो हमारा ये दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड होगा, मैं मीटर लिख दी हूँ। ये जो वेलोसिटी है वो आपकी सेंटीमीटर में दी हुई है। ओके, तो देखिए ऑप्शन वी आपका ऑप्शन जो सी है वो क्या हो जाएगा, वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके,
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वो ये है कि द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेज़र ऑप्टिकल रेशियो इज़ नोन एज, तो ऑप्टिकल रेशियो नहीं, सॉरी, रोटेशन। तो देखिए ध्रुवण घूर्णन यानी ऑप्टिकल रोटेशन मापने का उपकरण कहलाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पोलरीमीटर। देखिए पोलरीमीटर या पोलराइज़र जब हम लोग ग्रेजुएशन में प्रैक्टिकल किए होंगे तो बहुत ज़्यादा इसमें हम यूज़, पोलराइज़र ही यूज ही किया जाता है। जो ध्रुवण होता है ऑप्टिकल, जब हमारी लाइट रे आती है तो पोलरीमीटर का हम यूज़ करके वहाँ पे फाइंड आउट करते हैं कि कौन से उसमें वो वाइब्रेट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, पोलरीमीटर, यानी कि 9 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है आपका 10वां नंबर क्वेश्चन कि इफ़ द रिजल्टेंट आर ऑफ टू वेक्टर्स p and q such that r square equals to p square plus q square, the angle between vector p and q is, तो एंगल आपको फाइंड आउट करना है p और q के बीच में क्या होगा। तो देखिए जब भी हम रिजल्टेंट कैलकुलेट करते हैं दो वेक्टर का, मान लीजिए दो वेक्टर p और q दिया हुआ है, तो r इसका अगर रिजल्टेंट है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज़ होता है आपका, आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा, ओके, कॉस थीटा। तो ये फार्मूला यूज होता है। अब यहाँ पे आपको दे दिया है कि रिजल्टेंट जो है वो क्या है आपका पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और आपसे इसमें एंगल पूछा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए रिजल्टेंट की जगह पे हम डायरेक्टली क्या पुट कर देंगे, पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर को, क्योंकि आर स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है पी स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड हम पुट करेंगे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ओके। और राइट हैंड साइड ऑलरेडी आपका जो है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है ही, और यहाँ पे जो है पी क्यू कॉस थीटा, ओके। तो ये देखिए पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर मतलब यहाँ पे है राइट हैंड साइड भी, तो ये कट कैंसिल आउट हो जाएगा, कट के ज़ीरो हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, पी क्यू कॉस जो थीटा है वो आ जा रहा है आपका ज़ीरो, यानी कि कॉस थीटा इक्वल्स टू ज़ीरो आ जा रहा है आपका। तो यहाँ से फिर थीटा की वैल्यू सिंपल है, कितनी हो जाएगी आपकी 90 डिग्री, ओके। तो एंगल जो हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा, ओके। तो देखिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट है यहाँ पे, डी। आपका जो 10वां क्वेश्चन है उसका जो ऑप्शन डी है वो क्या हो जाएगा, वो करेक्ट हो जाएगा, ओके। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका दिया हुआ है, द सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी इज़, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, वो हम लोगों को पता ही है कि न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन ही क्या होता है, जो सोर्स होता है सोलर एनर्जी का, ओके। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन जो सी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है ये थर्मोडाइनमिक्स से है, 12 नंबर है जो आपका है, 20 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस मेल्ट्स टू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, ओके। द एंट्रोपी चेंज इन दिस प्रोसेस लेटेंट हीट ऑफ वाटर इज़ 80 कैलोरी पर ग्राम, आपको दे रखा है। ये देख लीजिए यहाँ से 0 डिग्री सेल्सियस पर 20 ग्राम बर्फ़ 0 डिग्री सेल्सियस जल में पिघलती है। इस प्रक्रम में एंट्रोपी परिवर्तन का मान होता है, और जल की आपकी गुप्त ऊष्मा दे रखी है 80 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। देखिए सिंपल जो एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका, एस इक्वल्स टू डी क्यू बाई टी, ओके। डी क्यू बाई टी होता है। तो जो क्यू है, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्यू बाई टी। तो क्यू क्या होता है आपका एम एल बाई टी, ठीक है, एम एल, जहाँ पे एल क्या होता है आपका लेटेंट हीट होता है। तो
अब यहाँ पे आपको जो मास है क्वेश्चन में दे रखा है 20 ग्राम, और टेम्परेचर आपका 0 डिग्री सेल्सियस है, इसको केल्विन में हम कन्वर्ट कर लेंगे, और एल की जो वैल्यू है वो 80 कैलोरी पर ग्राम दिया हुआ है। ओके, तो देखिए यहाँ पे एम जो है वो 20 आपका दे रखा है 20, तो ये 20 हो जाएगा, और जो आपकी लेटेंट हीट है वो दे रखी है 80, और जो टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस को जब हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 273, और ये एस इक्वल्स टू है। अभी ये आपका आएगा कैलोरी में आंसर, लेकिन ऑप्शन में देखिए क्या दिया हुआ है, हमें जूल पर केल्विन में हमें कैलकुलेट करना है। तो जूल पर केल्विन में कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 4.18 से। ओके, तो ये आपका आ जाएगा जूल पर केल्विन में 4.18 से। जब यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे और इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आपका ऑप्शन, इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 24.5 जूल पर केल्विन। ओके, तो यहाँ से देखिए आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, तो ये आपका ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है, एक सेकेंड, तो ये 13 नंबर आपका दिया है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल P एट अ पॉइंट डिस्टेंस R फ्रॉम इट एंड इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा फ्रॉम द डाइपोल्स। यानी कि थीटा डायरेक्शन में आपको कैलकुलेट करना है डाइपोल क्या होगा। तो जो आप यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन है आप कैसे सॉल्व करेंगे, आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो आपका है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है आपका, जब कोई भी डाइपोल P आपको ऐसे एंगल थीटा पे दिया हुआ होता है R डिस्टेंस पे, तो ये आपका हो जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल P V इक्वल्स टू आपका हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, आपका जो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब देखिए हम 14 क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। 14 क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो आपका 14 है वो आपका ग्रेविटेशन से है, ग्रेविटेशन जो आपका चैप्टर है उससे। तो यहाँ पे देखिए दिया है क्वेश्चन कि द gravitational field due to a mass distribution is given by E equals to x to the power minus 3/2 in x direction, where k is a positive constant, taking gravitational potential to be 0 at infinity, its value at a distance x। यानी कि आपका पोटेंशियल इन्फिनिटी पे 0 लेते हुए इसको फाइंड आउट करना है x डिस्टेंस पे इसकी वैल्यू कितनी होगी। ओके, और आपको फील्ड दे दिया हुआ है, लेकिन मैं हिंदी में भी एक बार इसे रीड करती हूँ। किसी द्रव्यमान वितरण के कारण x दिशा में गुरुत्वीय क्षेत्र व्यंजक E बराबर के एक्स की पावर -3/2 दर्शाया गया है, जहाँ के एक धनात्मक नियतांक है। अनंत पर गुरुत्वीय विभव को शून्य लेते हुए उसका मान x दूरी पर क्या होगा। ठीक है, तो आपको दे दिया है E इक्वल्स टू क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है के एक्स की पावर के एक्स की पावर -3/2 ये आपको दिया हुआ है। ओके, और आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो देखिए E जो होता है, E इक्वल्स टू क्या होता है, जो फील्ड होता है वो क्या होता है, -dV/dx होता है। ओके, तो E तो आपको दे ही रखा है यहाँ पे, तो ये क्या है, के एक्स की पावर -3/2। ओके, और ये आपका है dV/dx। ओके, तो यहाँ से सिंपल इंटीग्रेशन है, आप इसे इंटीग्रेट, ये माइनस होता है यहाँ पे, तो
तो यहाँ पे माइनस साइन पुट कर लेंगे और सिंपली इसको हम सॉल्व जब करेंगे तो आपका ये हो जाएगा देखिए के एक्स की पावर -3/2 dx इक्वल्स टू यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका dv। ओके, ये हो जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो v इक्वल्स टू आपका आ जाएगा के, सिंपल इंटीग्रेशन है, x की पावर -1/2 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1/2। और देखिए मैं यहाँ पे भूल गई हूँ, पहले से ही क्या है नेगेटिव साइन यहाँ पर था -dv/dx में, तो यहाँ पे बाहर यहाँ पे माइनस साइन ऑलरेडी लगा हुआ था, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो v इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 2k/√x। ओके, देखिए 2k/ आपका आएगा यहाँ पे √x। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 2k/ में √x, ऑप्शन बी है ना। तो ऑप्शन बी आपका जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अरे ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन जो आपका है 15। देखिए 15 नंबर जो आपका क्वेश्चन है वो दिया हुआ है कि इफ़ द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज़ इंक्रीज्ड देन मैग्नीफाइंग पावर ऑफ, तो ऑप्शन ए आपका दिया है माइक्रोस्कोप विल इंक्रीज बट दैट ऑफ टेलीस्कोप डिक्रीज। बी ऑप्शन में आपका दिया हुआ है माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप बोथ विल इंक्रीज। सी है आपका माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप बोथ विल डिक्रीज। और डी ऑप्शन में आपका दिया माइक्रोस्कोप विल डिक्रीज बट दैट ऑफ टेलीस्कोप विल इंक्रीज। अब इसको मैं हिंदी में भी एक बार रीड कर दे रही हूँ। देखिए, यदि अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी बढ़ाई जाए तो आवर्धन क्षमता सूक्ष्मदर्शी की बढ़ेगी तथा दूरदर्शी की घटेगी। या बी ऑप्शन में है सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शी दोनों की बढ़ेगी। सी ऑप्शन है आपका कि सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शी दोनों की घटेगी। और डी ऑप्शन में आपका दिया है सूक्ष्मदर्शी की घटेगी तथा दूरदर्शी की बढ़ेगी। तो देखिए इसको सॉल्व करने से पहले जो हमारा मैग्नीफाइंग पावर का जो फॉर्मूला है आपका, जो माइक्रोस्कोप के लिए सिंपल, अगर माइक्रोस्कोप की हम बात करें तो उसका जो फॉर्मूला होता है आपका वो ये होता है कि m इक्वल्स टू, जब कोई भी डी डिस्टेंस की जो मतलब दूरी पर दिया होता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर जब हमें फाइंड आउट करना होता है मैग्नीफाइंग पावर, तो ये होता है m इक्वल्स टू 1+d/f होता है। ठीक है, और जब अगर शांत नेत्र के लिए हमें निकालना होता है तो ये हो जाता है m इक्वल्स टू सिंपली d/f होता है। ठीक है, और अगर हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करें जिसमें दो लेंसेज होते हैं, एक जो क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट के लिए होता है अभिदृश्यक जिसको हम बोलते हैं, और दूसरा जो होता है आईपीस का होता है, तो वहाँ पे जब हम बात करते हैं एम की तो ये जो होता है वो होता है -V0/U0 और D/FE होता है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे जो आईपीस का जो लेंस होता है ना, वहाँ वो इसमें जो ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है उसमें उसको हम इससे डिवाइड करते हैं FE से। लेकिन जब अगर हम बात करें जो टेलीस्कोप का जो फॉर्मूला होता है, ये हम बात कर रहे हैं शांत नेत्र के लिए जो होता है। अब टेलीस्कोप के फॉर्मूले में जो आपका आता है वो देखिए m इक्वल्स टू आपका आता है FO/FE, यानी कि अब ये माइनस का होता है। अब क्वेश्चन में जो आपको बोला गया है यहाँ पे, क्वेश्चन भी देख लीजिए एक बार ध्यान से कि द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, अगर हम ऑब्जेक्टिव लेंस की यानी कि FO की अगर फोकल लेंथ को अगर हम इंक्रीज़ करते हैं तो मैग्नीफाइंग पावर किसकी घटेगी और किसकी बढ़ेगी। तो माइक्रोस्कोप का जो ये दो फार्मूला आपका जो ये है ऊपर, जो ये दो फार्मूले हैं, एक तो ये सिंपल वाला है और जो ये कंपाउंड वाला है, इसमें आप देखिए कि FE आ रहा है, यानी कि आईपीस जो है उसका जो लेंस होता है उसकी बात हो रही है यहाँ पे।
तो ये माइक्रोस्कोप का तो डिक्रीज़ होगा, बट दैट ऑफ टेलीस्कोप क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो ये वाला है इसको हम बढ़ा रहे हैं, तो एफओ को अगर हम बढ़ाएंगे तो एम क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। तो इसमें जो 15 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें क्या, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, वो उसमें डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ये दिया हुआ है कि एन एडियाबेटिक प्रोसेस इज़ ऑल्सो नोन एज। तो देखिए एडियाबेटिक प्रोसेस में होता क्या, देखिए एडियाबेटिक प्रोसेस में जो हीट जो होता है वो कांस्टेंट होती है, यानी कि अगर हम बात करें क्यू की, तो एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, क्यू सिस्टम जो होता है वो सराउंडिंग से कोई भी मतलब हीट का आदान प्रदान नहीं होता है, यानी कि क्यू क्या होता है, डी क्यू क्या होता है, मतलब चेंज इन हीट क्या होता है, वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, कांस्टेंट होता है। तो अब इसको हम कैसा प्रोसेस और बोलेंगे, आइसोथर्मल बोलेंगे, आइसोबारिक बोलेंगे, कि आइसो एंट्रोपिक बोलेंगे, आइसोकोरिक बोलेंगे, क्या बोलेंगे। तो देखिए एस बराबर जो एंट्रोपी का जो फॉर्मूला होता है वो उसमें क्या होता है, डी क्यू अपॉन टी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं इस वाले मतलब जो कंडीशन होती है एडियाबेटिक प्रोसेस की, उसमें डी की कांस्टेंट होता है, यानी कि अगर डी की कांस्टेंट है तो एस भी क्या होगा, चेंज इन एंट्रोपी जो डी एस है हमारा यहाँ पे, वो भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो ऐसे प्रोसेस को हम और क्या बोल सकते हैं, आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस। ओके, तो 16 नंबर क्वेश्चन का आपका सी ऑप्शन क्या होगा, वो करेक्ट होगा। अब देखिए फाइबर ऑप्टिक्स वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। 17 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि फाइबर ऑप्टिक्स जो है किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि जो फाइबर ऑप्टिक्स है वो किस पे काम करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे के प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया 17 क्वेश्चन तक के सॉल्यूशन, और नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से मिलते हैं अगले क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि मैं डेली जो UPPGT फिज़िक्स का जो एग्ज़ामिनेशन अभी होने वाला है आप लोगों का, उसमें जो टॉपिक वाइज जो क्वेश्चंस हैं, जैसे मान लीजिए पर्टिकुलर टॉपिक सिलेबस के अकॉर्डिंग है, उसको भी डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, थैंक यू।